नमस्कार। आज हम भारत की पहचान के कुछ ऐसे धागों को एक साथ बुनने वाले हैं जो पहली नज़र में आपको लगेगा कि इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन यकीन मानिए हैं। एक डांसर, एक बॉल और पार्लियामेंट की बिल्डिंग, इन तीनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सवाल थोड़ा अजीब है ना? पर आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक कलाकार, एक खिलाड़ी और एक राजनेता की दुनिया जब मिलती है तो भारत की एक बहुत ही बड़ी और खूबसूरत तस्वीर बनाती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो हमारी कहानी का जो पहला धागा है वो है कला। आइए देखते हैं कि कैसे कला की परंपरा, उसकी विरासत हमारी पहचान को एक आकार देती है। और शुरुआत करते हैं मोहिनी अट्टम से और इसकी एक बहुत ही जानी मानी कलाकार भारती शिवाजी से। ये केरला का एक बेहद खूबसूरत ग्रेसफुल क्लासिकल डांस है और इसका नाम पता है कहाँ से आया? भगवान विष्णु के स्त्री अवतार मोहिनी के नाम से। इसीलिए ये एक लास्य प्रधान नृत्य है। अब ये लास्य क्या है? देखिए, भारतीय क्लासिकल डांस में ना दो मेन पहलू होते हैं, तांडव और लास्य। तांडव जो भगवान शिव के नृत्य से जुड़ा है वो है एकदम ऊर्जा और शक्ति से भरपूर, और दूसरी तरफ है लास्य जिसमें कोमलता, ग्रेस और स्त्री सुलभ भावों पर जोर होता है। और मोहिनीअट्टम वो पूरी तरह से इसी लास्य पर आधारित है। यही इसका सार है, यही इसकी पहचान है। तो भारती शिवाजी इस परंपरा की एक बहुत अहम कड़ी है, बिल्कुल। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कला किसी एक इंसान की नहीं होती, ये एक पूरी परंपरा, एक परंपरा की देन होती है। सोचिए, रागिनी देवी, कनक रेले और कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा जैसे कितने ही गुरुओं ने इस विरासत को बनाया, उसे सींचा, जिसे आज के कलाकार आगे बढ़ा रहे हैं। और ये विरासत, ये लेगेसी बड़े अलग अलग रूप लेती है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया चलें तो मणिपुरी डांस की पहचान ही झावेरी बहनों से है। नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ये कितनी दिलचस्प बात है ना, कि कहीं एक इंसान प्रतीक बन जाता है तो कहीं एक पूरा का पूरा परिवार। सिर्फ डांस ही नहीं, हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी अपनी जमीन से ही पैदा होते हैं। जैसे मिजोरम का खुमांग, एक पारंपरिक ड्रम, या फिर आसाम का पेपा जो भैंस के सींग से बनता है और बीहू के बना तो अधूरा है। और गोवा का घुमट, ये तो मिट्टी के घड़े और गोही के खाल से बनता है। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट्स साफ साफ दिखाते हैं कि हमारी कला कितनी गहराई से अपने लोकल माहौल और प्रकृति से जुड़ी हुई है। और कला सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, वो अनुशासन भी है, डिसिप्लिन। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है केरल का कलरपयट्टू। देखिए, ये सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं है, ये तो कला, विज्ञान और आध्यात्म का एक संगम है। इसमें फिजिकल स्किल तो है ही, पर साथ में जबरदस्त अनुशासन और ध्यान भी जरूरी है। और यही अनुशासन हमें हमारे अगले पड़ाव पर ले जाता है। तो चलिए अब मैदान की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे खेल के जो नियम होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो सिर्फ फेयर प्ले के लिए नहीं है, वो तो उस खेल की पहचान बनाते हैं। ये एक तरह से खेल का संविधान है। वॉलीबॉल की कहानी को ही देख लीजिए। 1895 में अमेरिका में YMCA ने इसे क्यों बनाया था? युवाओं में अनुशासन और कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। फिर ये सफ़र आगे बढ़ा, 1951 में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया बना और 1964 में ये एक ओलंपिक स्पोर्ट बन गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? नियमों की वजह से। यही नियम तो हैं जो पक्का करते हैं कि खेल सबके लिए बराबर और फेयर हो। और कमाल की बात यह है कि कभी-कभी सिर्फ एक छोटा सा नियम बदल देने से एक पूरा नया खेल बन जाता है। जैसे बॉल बैडमिंटन। इसमें जो गेंद होती है वो पीले रंग की ऊन से बनी होती है और वजन सिर्फ 22 से 23 ग्राम। अब ऊन की गेंद हवा में बिल्कुल अलग तरीके से उड़ती है। बस इसी एक वजह से खिलाड़ियों को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ती है। अब आते हैं बास्केटबॉल पर। यहाँ एक नंबर है जो सब कुछ तय करता है, 3.05 मीटर। ये है बास्केटबॉल हूप की स्टैंडर्ड हाइट। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये हाइट दशकों से नहीं बदली है, 1 इंच भी नहीं। लेकिन खिलाड़ी तो आज के जमाने में पहले से कहीं ज्यादा लंबे और एथलेटिक हो गए हैं। तो नतीजा क्या हुआ? खेल अब ज्यादा तेज, ज्यादा एरियल हो गया है। स्लैम डंक जैसे मूव्स अब आम बात हो गए हैं। सब कुछ बस उस एक फिक्स्ड हाइट की वजह से। और खेल के अंदर भी एक पूरा सिस्टम काम करता है। जैसे बास्केटबॉल की ये 5 पोजीशंस। हर खिलाड़ी का एक खास रोल है। पॉइंट गार्ड है प्लेमेकर, वो गेम चलाता है। शूटिंग गार्ड का काम है स्कोर करना। स्मॉल फॉरवर्ड एक ऑलराउंडर है। पावर फॉरवर्ड रिबाउंडिंग का स्पेशलिस्ट है। और सेंटर वो टीम की डिफेंसिव दीवार है।
ये टीम के अंदर स्पेशलाइजेशन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो खेल के नियमों से अब हम उन नियमों की तरफ बढ़ते हैं जो एक पूरे देश को चलाते हैं। हमारी यात्रा का ये तीसरा और आखिरी धागा है भारतीय लोकतंत्र की संरचना। क्या आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। जरा सोचिए, एक नया आज़ाद हुआ देश जहां लिटरेसी बहुत कम थी, वहां दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन करवाना कितना साहसिक कदम रहा होगा। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा बनी और यही भारतीय लोकतंत्र की नींव का पत्थर था। अब लोकसभा में सीटें कैसे तय होती हैं? ये तय होती हैं राज्य की आबादी के हिसाब से। सीधा सा सिद्धांत है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। इसीलिए हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 80 सांसद हैं, उसके बाद महाराष्ट्र से 48 और फिर पश्चिम बंगाल से 42। जितनी बड़ी आबादी उतना बड़ा प्रतिनिधित्व। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ आबादी पर ही नहीं टिका है, ये बराबरी और प्रतिनिधित्व को भी पक्का करता है। देखिए, कुल 543 सीटों में से 84 सीटें शेड्यूल्ड कास्ट्स यानी एससी के लिए और 47 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एसटी के लिए आरक्षित है। ये भारतीय लोकतंत्र की वो कोशिश है जो सदियों से चली आ रही सामाजिक ऊंच नीच को मिटा सके और ये पक्का कर सके कि समाज के सबसे पिछड़े तबकों की आवाज भी देश की सबसे बड़ी पंचायत तक जरूर पहुंचे। और हमारे लोकतंत्र का यही जज्बा हमारे नए संसद भवन में भी झलकता है। इसका जो त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर शेप है वो ज्ञान, शक्ति और कर्म का प्रतीक है। लोकसभा हॉल की थीम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर है, तो राज्यसभा की थीम राष्ट्रीय फूल कमल पर। और हाँ, इसमें भविष्य को ध्यान में रखकर सीटें भी बढ़ाई गई हैं। ये आने वाले भारत की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतीक है। तो हमने मोहिनीअट्टम के ग्रेस से लेकर वॉलीबॉल के रूल्स तक और भारतीय लोकतंत्र के स्ट्रक्चर तक का सफर तय कर लिया। अब वक्त है इन सारे धागों को एक साथ जोड़ने का। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे पहले सवाल पर। एक डांसर, एक बॉल और एक संसद भवन में क्या कॉमन है? जवाब है ये 3 शब्द, विरासत, नियम और प्रतिनिधित्व। देखिए, एक कलाकार की विरासत हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं। एक खिलाड़ी के नियम हमें अनुशासन सिखाते हैं कि हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। और हमारे लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व ये तय करता है कि हम सब एक साथ मिलकर कैसे रहेंगे। ये तीनों चीजें मिलकर ही तो भारत की पहचान बनती है। और अब जाते जाते एक सवाल। हमने देखा कि कला, खेल और राजनीति के सिंबल वक्त के साथ बदलते रहते हैं। आज का जमाना डिजिटल आर्ट का है, ई स्पोर्ट्स का है। तो क्या आने वाले वक्त में भारत की पहचान के ये प्रतीक भी बदल जाएंगे? और अगर बदलेंगे तो वो नए प्रतीक कैसे दिखेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।